हैं हम लोग अभी एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा क्रियात्मक प्रश्न बैक क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें ऋण पर ब्याज की गणना किस तरीके से किया जाता है। उसमें ऋण पर ब्याज की गणना करना है और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है उसमें, क्योंकि ऋण पर ब्याज की गणना इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक माना जाता है और मकान संपत्ति की ही एक चीज़ है, खास चीज़ की ऋण पर ब्याज की गणना। अगर ऋण पर ब्याज की गणना किसी विद्यार्थी को अगर पूरा समझ में आ गया तो इस चैप्टर उसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी रहेगा। और यहाँ पे किसी स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट आया था कि जो हम फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट का क्वेश्चन बताने के लिए, मतलब उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब देख लीजिए और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ और आपको दिक्कत ज़्यादा हो कमेंट्स में जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। आपको वहीं पे रिप्लाई मिलेगा, फिर आपके लिए फिर हम न्यू वीडियो बना देंगे आगे। तो ऋण पर जो ब्याज की गणना हमारा आज का टॉपिक है, इसमें ऋण पर ब्याज की गणना हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 पर देख लेते हैं कि पूछा क्या है यहाँ पे। सबसे पहले बोल रहा है कि एम ने 1 जून 2014 को अपने मकान का निर्माण आरंभ किया। मकान निर्माण आरंभ किया है 1 जून 2014 को। इसके लिए उसने बैंक से 13.5% की दर से 2 लाख रुपए का ऋण लिया। उसने अपने घर को शुरू किया 1 जून 2014 को बनाना शुरू किया और उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था तो बैंक से ऋण लेके आया कितना, 2 लाख का। उसने 1 अप्रैल 2017 को मकान पूरा करने के लिए 13.5% की दर से 6 लाख रुपए का और एक ऋण लेके आया। यानी कि उसका जो पहले 2 लाख रुपए का बैंक से ऋण लेके आया था, उस 2 लाख से उसका घर का बनना पूरा नहीं हो पाया उसका। तो इस कारण से बैंक से उसने 6 लाख का और एक ऋण लेके आया, जो कि 13% की दर से उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा उसमें। मकान का निर्माण 30 नवंबर 2017 को पूरा हुआ तथा 1 दिसंबर 2017 से वह स्वयं रहने के काम आता है। अब इंटरेस्टिंग बात यही है कि मकान नवंबर 2017 को रेडी हो गया और उस मकान में वो किराए पर नहीं दिया, उसमें खुद रहना चालू किया। और जब उस घर में जब कोई भी व्यक्ति अपने घर को बना के खुद रहना चालू करता है तो उसमें ऋण पर जो मतलब बैंक से ऋण लेता तो बैंक बोले को ऋण पर ब्याज देना ही पड़ेगा। बैंक से मकान बनाने के लिए खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, पैसा लाते हैं उधार में, तो बैंक को वापस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेन राशि तो देना है, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम ब्याज देंगे, अब यहाँ पे ब्याज तो हम देंगे, यहाँ पे ब्याज कॉस्ट टेबल हम वो सब देंगे, लेकिन बात यहाँ पे आता है कि ब्याज की कटौती कितना मिलेगा उसको, कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको। तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि घर को बना के खुद रहता है कि किराए पर देता है। अगर किराए पर देता है तो जितना ब्याज बनेगा पूरा बैंक को देना पड़ेगा, पूरा। मकान के लिए ऋण लिया था तो ऋण पर जितना ब्याज बनता है सब देना पड़ेगा बैंक वालों को। और अगर उस घर को स्वयं रहने के काम पे लाता है तो कुछ मात्रा में उसको छूट मिल जाएगा यहाँ पे। तो वो चीज क्या है, अगर वो व्यक्ति 1 अप्रैल 1999 के पहले और 1 अप्रैल 1999 के बाद, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति यदि 1999 के पहले ऋण लेता है और 1999 के बाद ऋण लेता है तो उस पर जो ब्याज बनता है उस ब्याज की कटौती कितना मिलेगा उसको, ये बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति 1999 से पहले ऋण लेता है बैंक से, तो चाहे मकान बनाए या खरीदे या फिर मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण के लिए, इन में से किसी भी काम के लिए, चाहे घर को बनाए या चाहे खरीदे या मरम्मत या पुनर्निर्माण, इस 4 कामों में से किसी भी काम के लिए यदि वो बैंक से ऋण लेता है 1999 से पहले, तो उसको जो भी ब्याज मिलेगा उसमें से 30,000 रुपए की अधिकतम कटौती मिलेगा। यानी कि ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 मिलेगा, चाहे मकान खरीदे, बनाए, मरम्मत, पुनर्निर्माण कुछ भी करे। 1999 से पहले ऋण लेता है इसमें से किसी भी काम के लिए तो अधिकतम ब्याज की कटौती 30,000 मिलेगा उसको। और अगर 1999 के बाद ऋण लेता है तो सबसे पहला बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए, और दूसरा खरीदने के लिए। मकान को बनाने और खरीदने के लिए अधिकतम जो ब्याज की कटौती मिलेगा
वो 2 लाख रुपए तक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, 2 लाख रुपए तक मिलेगा। और मरम्मत और पुनर्निर्माण मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 30,000 की कटौती मिलेगा। यहाँ इस बात में आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति मकान बनाने के लिए ऋण ले रहा है और मकान बनने के बाद खुद रहता है। अगर किराए को उठाता है तो ये सब कुछ भी नियम फॉलो नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति अपना घर बनाने के बाद उस घर को किराए पर उठा देता है, किसी दूसरे को किराए पर दे देता है, तो ये सब नियम कुछ नहीं होगा, कुछ भी लागू नहीं होगा। सब नियम जितना ब्याज बनेगा सब उसको भुगतान करना पड़ेगा। और अगर यदि वो खुद रहना चालू करता है, अपना मकान बना के खुद रहना चालू करता है, तो ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, ये नियम लागू होगा। आपको उस टाइम देखना है कि जो ऋण लिया है किस काम के लिए, मकान बनाने, खरीदने, मरम्मत, पुनर्निर्माण, किस काम के लिए लिया है और कब ऋण लिया है। अगर 1999 के पहले ऋण लेता है इसमें से किसी भी काम के लिए, तो अधिकतम कटौती उसको 30,000 ही मिलेगा। और अगर 1999 के बाद ऋण लेता है तो मकान बनाने और खरीदने के लिए 2 लाख तक छूट मिलेगा उसको, यानी कि 2 लाख तक हमें ऋण पर ब्याज देना है। और अगर मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए ऋण लेता है 1999 के पश्चात, तो अधिकतम कटौती यहाँ पे उसको 30,000 रुपए का ही देना पड़ेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी जो 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे उसका पूरा यही नियम लागू होगा, क्योंकि उसमें जो मिस्टर एम था वो 1 दिसंबर 2017 से स्वयं रहना चालू कर दिया था अपने घर में, तो इस कारण से ये वाला नियम लागू होगा। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए, अभी मिटाना पड़ेगा इसको। तो अभी हम देखते हैं ऋण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये नियम उसमें लागू हो जाएगा। और इस नियम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर कुछ दिक्कत जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, सीधा उसमें कमेंट कर दीजिए। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है कमेंट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। ठीक, अभी में से कोई यहाँ पे कमेंट किया था कि आप फॉर्मेट बताएं तो इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दो करके, तो इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि ऋण पर ब्याज की गणना किस तरीके से किया जाता है। इसका फॉर्मेट, ऋण पर ब्याज की गणना, मकान संपत्ति चार्ज की गणना, सभी का फॉर्मेट अपलोड हो चुका है। अब उसी का प्रैक्टिकल आपको बनाया जाना है कि ऋण पर ब्याज की गणना आखिर प्रैक्टिकल में कैसे किया जाता है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। ठीक, तो एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ऋण पर ब्याज की गणना इसमें। तो ऋण पर ब्याज की गणना हम करेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा यहाँ पे गत वर्ष का ब्याज, गत वर्ष का ब्याज, और दूसरा आएगा हमारा निर्माण अवधि, निर्माण अवधि का ब्याज। अब बात ये था कि ये जो मिस्टर एम था एक तो ऋण नहीं लिया, उसने दो ऋण लिया। पहले एक बार 2 लाख का ऋण लिया, 13.5% दर से ऋण लेके आया बैंक से, उसके घर पूरा नहीं हुआ तो उसने 6 लाख का और एक अतिरिक्त ऋण लेके आया। तो इस कारण से दोनों ऋण पर हमें ब्याज यहाँ पे चुकाना है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में लिखना है कि अतिरिक्त ऋण पर ब्याज, अतिरिक्त ऋण पर ब्याज हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें गत वर्ष का ऋण पर ब्याज निकालते हैं। ऋण लाया था पहले 2 लाख रुपए का 13.5% की दर से, तो हम यहाँ पे 13.5% काटेंगे, निकाल देंगे। कितना आसान, कौन निकाल पाएगा, तो चौथी का काम है। फिर यहाँ पे निर्माण होती है, 2 लाख का ऋण लाया था गुना 13.5% की दर से गुना, यहाँ पे जो मेन चीज है इस चैप्टर का, जो सब लोग खतरनाक बोलते हैं कोई चीज यहाँ पे जो बहुत आसान भी है यहाँ पे, वो है हमारा निर्माण अवधि। निर्माण अवधि का मतलब बैंक से कब ऋण लिया मकान बनाने, खरीदने, मरम्मत या पुनर्निर्माण करने के लिए, कुछ भी काम के लिए हो, बैंक से कब ऋण लिया है और मकान कब बनकर रेडी हो गया, कब तैयार हो गया। इन 2 अवधि के बीच में जो भी हमारा समयावधि बनता है उसको निर्माण अवधि बोलता है। तो निर्माण के लिए कब ऋण लिया है और कब मकान तैयार हुआ है, तो वहां से लेकर यहाँ तक के पूरे डेट को हम गिनेंगे, पूरे महीने को गिनेंगे, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, कितना महीना सब गिन के लिखेंगे इनटू जो निर्माण अवधि का ब्याज रहता है। हम 5 किस्तों में बैंक वालों को पेमेंट करते हैं, इस कारण से 1/5 यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे जो निर्माण अवधि में कितना महीना होगा वो हम यहाँ पे गिन के निकालना है। तो हम यहाँ पे उसको निकाल देते हैं। तो जो ऋण लिया था 1 जून 2014 को ऋण लिया था यहाँ पे, वहां से लेकर के हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होता है 31 मार्च 2015।
इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमारा वित्तीय वर्ष है कब चालू होता है? अप्रैल में, खत्म होता है 31 मार्च को। लेकिन उसने अप्रैल महीने में ऋण नहीं लिया, जून महीने में ऋण लिया। तो जिस तारीख को ऋण लिया था उसी तारीख से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैंक वाले वही करेंगे, जिस तारीख को हमें ऋण देंगे उसी तारीख से गिनना स्टार्ट करेगा कि इसका टाइमिंग चालू हो गया। 2 साल की 3 साल का जितना भी रहेगा उसके बाद वो ब्याज चुकाएगा। तो जिस तारीख को हम बैंक से ऋण लेंगे उसी तारीख से वो गिनना स्टार्ट करेंगे, यही से गिनना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 जून से ही बैंक से ऋण लाया था। और मकान बनकर तैयार हुआ नवंबर 2017 को। इस कारण से हमें 14 से लेकर पूरा 17 तक गिनना है यहाँ पे। तो 2014 से 2015 हो गया हमें। वित्तीय वर्ष हमेशा एक जैसा नहीं रहता, 14 से 15, 15 से 16 इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि दिसंबर के बाद यहाँ पे जाना हमारा साल चेंज हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अब देखिए जो मकान बनकर तैयार हुआ है वो 2017 को तैयार हुआ है, पर वो नवंबर महीने में तैयार हुआ है। तो ये मार्च 2017, मार्च के बाद हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब मार्च के बाद बहुत सारे महीने यहाँ पे हुआ है। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2017, नवंबर के बाद दिसंबर 2017 आएगा, फिर जनवरी 2018, फरवरी 2018, मार्च 2018। जो यहाँ पे 4 महीना बचा है अभी तक, ये 4 महीना वो पूरा नहीं कर पाया। यानी कि हमारा जो साल है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कि 31 मार्च टच कर जाना चाहिए, लेकिन 31 मार्च टच नहीं कर पाया। हमें 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष का अंत से मतलब रहता है। यहाँ पे जो शुरू होता है वो कभी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ से जब भी वो बैंक से ऋण लाएगा वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वित्तीय वर्ष का अंत जो हमारा 31 मार्च रहता है वही तक गिनना पड़ता है। तो 31 मार्च तक यहाँ पे गिन दिए, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो रहे। 10 महीने हम यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे अप्रैल से लेकर के मार्च तक 12 महीने यहाँ पे, अप्रैल से लेकर के मार्च तक 12 महीने यहाँ पे अप्रैल से लेकर के जून यहाँ पे नवंबर तक नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि हमें 31 मार्च टच होना चाहिए। 31 मार्च 2018 पूरा होना चाहिए था, पर ये कंप्लीट नहीं कर पाया। 31 मार्च से पहले मकान बनकर तैयार हो गया। जो लास्ट वाला वर्ष होता है, ये जो भी लास्ट वाला वर्ष, लास्ट वाला नहीं, ऋण लेने के बाद कभी भी जो भी हमारा वर्ष रहता है 31 मार्च पूरा फुली कंप्लीट होना चाहिए, वरना ये नहीं गिन करेंगे। पूरा कंप्लीट करना चाहिए, वरना वो नहीं गिना जाएगा। तो ये वाला जो वर्ष है 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर 2017 को मकान बनकर रेडी हो गया था। क्योंकि और यहाँ पे अभी तक 4 महीना बचा, ये वाला वर्ष पूरा होने में 4 महीना बचा, 31 मार्च को ये टच नहीं कर पाया। इस कारण से यहाँ पे ये वाला साल हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये पूरा 12 महीना पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से वाला साल कैंसिल। अब बचेगा 12 महीना, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 10 महीना, तो 12 दूनी 24, 24 और 10 34 महीना हो रहा है टोटल। 34 महीने, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। मकान संपत्ति का कुछ खतरा नाम का चीज है, तो यही चीज है यहाँ पे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब भी ऋण लेगा वहां से लेकर के जब मकान तैयार होगा वहां तक हमें डेट का ऐसा सर्कल बनाना है। पर एक चीज ध्यान रखना है कि 31 मार्च तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए साल। यहाँ पे ये वाला 31 मार्च तक पूरा हो गया था, तो गिने थे, ये वाला पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया, और ये वाला 31 मार्च तक पूरा नहीं हो पाया। ये वाला साल जो है कि यानी कि 2017-18 का जो वर्ष हमारा रहेगा वित्तीय वर्ष, उसके बीच में मकान बनकर तैयार हो गया, ये वाला साल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। इस कारण से वाला वर्ष हम नहीं गिनेंगे, कैंसिल। उसके ऊपर में जो 12 महीना 10 महीना टोटल 34 महीने हुआ। इस 34 महीने में हम यहाँ पे निर्माण अवधि में लिखेंगे 34/12 और उसको 1/5 किस्त का ब्याज हम देंगे, 5 किस्त में पेमेंट करेंगे। तो इसको हमें अभी काटना है 2,13.5% गुना 34/12, फिर उसको हम 5 किस्त में पेमेंट करेंगे, तो आएगा 15,300। और यहाँ का 2 लाख का 13.5%, 27,000 आ गया इसका। 2 लाख का 13.5% आएगा 27,000। इसका 2 लाख का 13.5%, 34 महीने जो हम यहाँ से गिन के निकाले यहाँ पे, ठीक, हम यहाँ से गिन के निकाले हैं। फिर 1/5 किस्त में हम इसके ब्याज को पेमेंट कर दें, तो टोटल इसका आया 15,300।
अब उसने अतिरिक्त ऋण लेकर आया, मतलब ये जो ऋण लाया था 2 लाख का, इस 2 लाख की ऋण से उसका घर कंप्लीट नहीं हो पाया, घर नहीं बन पाया। इस कारण से बैंक से उसने 6 लाख का और एक ऋण लेकर आया। ये 6 लाख का उसने एक ऋण और लाया है, गुना यहाँ पे 13% की दर से, 13/100 कर देंगे यहाँ पे, 13% की दर से ऋण लाया है। तो 6 लाख का 13% हम काटें, क्या आता है 13%, 78,000 होता है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, 78,000 होता है। 78,000 रुपए। अब हमें देखना है कि टोटल ऋण पर ब्याज कितना बन रहा है, कितना हमें देना पड़ेगा बैंक को। सबसे पहले हम जो 2 लाख का 18% के 27,000 निकाले थे, फिर इसका 15,300, फिर इसका 78,000, टोटल मिला के हम बैंक को कितना रुपए ब्याज का चुका रहे हैं। तो पहला 27,000, फिर 15,300, फिर 78,000, टोटल हम 1,20,300 रुपए ब्याज हम चुका रहे हैं बैंक को। ऋण पर ब्याज इतना हमें बैंक वालों को ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। पर एक चीज आपको मैं बताया था कि नवंबर 2017 को मकान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर महीने से मिस्टर राम या मिस्टर एम था, मिस्टर एम खुद रहना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पे नियम बताया था, 1999 से पहले और 1999 के बाद ऋण लेने पर अधिकतम ब्याज की कटौती कितना मिलेगा। यहाँ पे जो है कि 2014 को ऋण लिया है, मतलब 1999 के बाद ऋण लिया है, और मकान बनाने के लिए ऋण लिया, निर्माण करने के लिए, मतलब 2 लाख तक का कटौती इसको मिल सकता था, लेकिन ऋण पर ब्याज टोटल कितना मिला, 1,20,300 निकला। 2 लाख से भी कम है तो पूरा कटौती मिल जाएगा इसको, तो अपने को पूरा इसको माइनस कर देना है। अब एक चीज आता है कि हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। यहाँ पे तो ऋण पर ब्याज की गणना हम निकाल दिए हैं। अब अगर हम मकान संपत्ति से आय की गणना करने बोले इस तरीके में, इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे। अगर मकान संपत्ति से आय की गणना करने बोले तो हम लिखेंगे स्वयं के रहने का मकान का मूल्य होता है हमारा नील, माइनस एक ही चीज घटता है ऋण पर ब्याज, जो हमारा कितना है 1,20,300 रुपए है। तो हम नील मतलब जीरो, जीरो में 1,20,300 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1,20,300 रुपये माइनस का आंसर आएगा, यानी कि माइनस 1,20,300 रुपए का। ये हमारा मकान से बिल्कुल हानि हो रहा है, मकान से हानि हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए, अगर ऐसा बोलता तो हम ऐसा करते कि स्वयं के रहने का मकान नील, इसमें एक ही चीज माइनस होता है ऋण पर ब्याज, कितना रुपए ऋण लगा था 2 लाख और 6 लाख का, तो टोटल बन रहा था 1,20,300, 1,20,300। अब जब नील मतलब जीरो, जीरो में से 1,20,300 माइनस करेंगे, आंसर आएगा माइनस में, तो हमारा हो गया ये मकान से हानि 1,20,300। हम ब्याज कितना चुका रहे हैं यहाँ पे 1,20,300 चुका रहे हैं, जो अपने को पूरा सरासर हानि हो रहा है यहाँ पे माइनस बैलेंस करने से। अब यहाँ पे हम लोग ऋण पर ब्याज बैंक को 1,20,300 दे रहे हैं, यहाँ पे अधिकतम 2 लाख तक स्वीकृत हो सकता था, क्योंकि ये जो ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 2014 को लिया है, 1999 के बाद लिया है। इस कारण से अगर 2 लाख तक स्वीकृत हो सकता था, लेकिन ये 1,20,300 2 लाख से भी कम है, तो पूरा इसको स्वीकृति दिया जाएगा, पूरा इतना रुपया चुकाया जाएगा बैंक वाले को, इतना अपने को हानि होगा टोटल, क्योंकि अपनी जेब से जाएगा पूरा। ठीक है, तो अगर मकान संपत्ति से आय की गणना करने बोला तो इस तरीके से करना है, और अगर खाली ऋण पर ब्याज की गणना करने बोला तो आपको इस तरीके से ऋण पर ब्याज की गणना करके दिखाना है, जो टोटल 1,20,300 रुपए ही आता है। यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक, इस तरीके से ऋण पर ब्याज की गणना है करना है। इसमें जो खतरा वाला चीज है वो 24/12, यहीं पे सबको गिनने में गलती होता है, तो सिखाने यहाँ पे गिनना किस तरीके से डेट को अपने को देखना है, गिनना है। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा वहीं पे, नहीं तो वीडियो आपके लिए फिर से बनाते रहूंगा मैं। ठीक, लेकिन आपको बोलना जरूरी है यहाँ पे, कहाँ समझ में आया है। सॉल्यूशन कुछ इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है। गत वर्ष निकालना कितना इजी है, इसका आधा तो निकालना ऐसे इजी है, बस ये 34 महीने गिनना पड़ेगा अपने यहाँ पे डेट को देख के। तो बस आपको ऋण कब लिया है और मकान कब तैयार हुआ है, इन दोनों के बीच के डेट को बस थोड़ा सा गिनना है, गिनते हुए उसको फॉलो कर दो, बाकी ये निकल जाएगा ऐसे। और अतिरिक्त ऋण पर ब्याज जैसे गत वर्ष निकालता है वैसे इसको निकालेंगे, जो बहुत ही आसान है। टोटल मिला के हमारा जो ऋण पर
2 लाख से बहुत ही कम आया, 2 लाख से कम है तो पूरा स्टूडेंट इसको मिल जाएगा। अगर इसमें मकान संपत्ति से आके गणना करने बोला गया है तो इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से कुछ रिंग पर ब्याज की गणना करेंगे और इस तरीके से हम मकान संपत्ति से आके गणना करेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कोई यहाँ पे कमेंट किया था कि जो फॉर्मेट बताए हो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बताओ। तो जो रिंग पर ब्याज का फॉर्मेट आपको बताया गया था उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन बताया है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पे वही विद्यार्थी यहाँ पे बोला था कि आपका नंबर से दे दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप सीधा मुझे कांटेक्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7587052577, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉल नहीं आएगा, खाली मैसेज आएगा, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कुछ भी इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीधा पूछ दिए, सीधा आपका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे यूट्यूब पे कमेंट करो या चाहे इसमें व्हाट्सएप करो, कहीं भी करो, लेकिन करना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। और एक चीज आप 10 नंबर जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वहां पे उसको बनाइए खुद, इसी तरीके से बनेगा, सेम टू सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है, बना के मुझे इसमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या चाहे यूट्यूब में कमेंट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आंसर मेरे को सेंड कर देना आप, जिससे बन जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सेंड कर देना, ठीक है। इस वीडियो में यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।